मैं डाल्टन्स लॉ से शुरू कर रहा हूँ। Dalton's law may will say that it is applicable for non-reacting gases present in the mixture, तो गैसेस को ना आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए फॉर डाल्टन्स लॉ। अगर हमें डाल्टन्स लॉ से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो गैसेस मिक्सचर होगा, उनको आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो अपन को एक बात अच्छे से पता है, पहले अपन ने पढ़ रखा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। उसको मैंने आपको P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N को मैंने कहा था कि दैट इज डाल्टन्स लॉ। तो व्हाट डज इट स्टेट? तो इट स्टेट्स दैट, है ना, जो डाल्टन्स लॉ है क्या लिखेंगे उसमें, द टोटल प्रेशर फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, total pressure for the mixture of gases, present in the vessel, mixture of gases present in the vessel is equal to the sum of the partial pressures of each gases, sum of the partial pressure of each gases, मतलब जितने भी गैसेस होंगे उनके पार्शियल प्रेशर्स का अपन सम कर देंगे। sum of the partial pressure of each gases, pressure of each gas, इससे अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। So what they say is, अगर अपने पास कोई वेसल गिवन है, अगर हमारे पास कोई वेसल गिवन है, अज्यूम कर लेते हैं अपन कि हमारे पास कोई एक वेसल गिवन है, उस वेसल में सपोज करते हैं अपन 3 गैसेस हैं, A, B और C, 3 गैसेस हैं। तो गैसेस का मिक्सचर होगा, जैसे हमारे रूम में जिसमें हम बैठे होंगे उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और उसमें एयर प्रेजेंट है। तो वैसे वेसल के लिए अपन इसको भी वेसल अज्यूम कर सकते हैं। रूम को टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो तो रूम टेम्परेचर होगा, तो अपन टेम्परेचर T डिग्री जो भी अपन को गिवन होगा T केल्विन वो ले लेंगे। V इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, V लीटर्स, वो भी फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि रूम के अंदर कितने भी गैसेस हो, वॉल्यूम सभी गैसेस के लिए, बिकॉज गैसेस जो होते हैं वो होमोजेनियसली मिक्स होते हैं। होमोजेनियसली अगर मिक्स होंगे तो गैस कोई भी हो वो पूरे वेसल में प्रेजेंट होगा। मतलब वॉल्यूम जितना हम C के लिए लेंगे उतना B के लिए लेंगे उतना ही A के लिए भी लेंगे। टेम्परेचर जितना इसके लिए होगा, क्योंकि एक ही वेसल में अलग अलग टेम्परेचर तो नहीं हो सकता गैसेस का, तो सभी के लिए टेम्परेचर एक जैसा होगा। नंबर ऑफ मोल्स वो सभी के एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितना है। मतलब रूम के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसमें 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन अज्यूम कर लेते हैं। तो अपन को पता चल गया कि भाई उसमें मतलब नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो फिर प्रेशर, तो अपन कहेंगे प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, जिसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, दैट इज डाल्टन्स लॉ। सो अपन लिखेंगे भाई डाल्टन्स लॉ के हिसाब से, तो अपन कहेंगे सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस ना, तो इसका मतलब है मैं पहले इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करता हूं। सो फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। हम आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ A will be equal to number of moles of A RT upon V, वो तो कांस्टेंट रहेगा, V वॉल्यूम तो सभी के लिए एक ही रहेगा, गैस कोई भी हो, होमोजेनियसली मिक्स होते हैं गैसेस, तो R कांस्टेंट है और टेम्परेचर सभी गैसेस का सेम रहेगा। तो अपन कहेंगे भाई इसमें अगर गैस B की बात करोगे तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इंटू RT अपॉन V लिखूंगा, क्योंकि T और V तो सभी गैसेस के लिए एक जैसा होगा।
Similarly, I will write that partial pressure of C will be equal to, that is number of moles of C into RT upon V. तो ये तो अलग अलग गैस का प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर लिया और अपन को देख के पता चल रहा है कि RT upon V तो कांस्टेंट है सभी के लिए, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. यही तो डाल्टन्स लॉ होता है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, the total pressure of the vessel is equal to sum of the partial pressure. These are the partial pressure. So the partial pressure of each gas. Of gases अपन ने कैलकुलेट किया. ये partial pressure थे हर एक गैस का partial pressure. So the partial pressure of the gases will be equal to PA plus PB plus PC. मतलब तीनों के partial pressure को अपन ऐड कर देते हैं. तो फिर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से अपन लिख सकते हैं, then we can write that or P total will be equal to, अगर मैं इन तीनों को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फिर अपन कहेंगे हमारे पास Na प्लस Nb प्लस Nc, बाकी RT अपॉन भी मैं सभी में कॉमन ले लूंगा. RT अपॉन ये बच जाएगा भाई. Na प्लस Nb मतलब इन सबको ऐड करूंगा तो RT अपॉन भी तो कॉमन हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स सम ऑफ द मोल्स RT अपॉन V. मतलब अगर मुझे इस वेसल का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं इन सभी के मोल्स को ऐड करूंगा और RT सभी के लिए एक जैसा होगा, वॉल्यूम सभी के लिए वॉल्यूम ऑफ द वेसल होगा और मैं 8 से मल्टीप्लाई करके उसको कैलकुलेट करूंगा. पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो अपन कहेंगे देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि अगर दो गैसेस हैं हमारे पास, जैसे मान लो अपन कहते हैं कि हमारे पास O2 और N2 है एयर में और ये 21% होता है, ये 79% होता है. अगर इनका टोटल प्रेशर ऑफ एयर आज बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसका प्रेशर ऑफ O2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.21 एटमॉस्फेयर, जितना उसका परसेंटेज प्रेजेंट होगा. और प्रेशर ऑफ N2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.79 एटमॉस्फेयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिसका जितना परसेंटेज होगा, तो ये परसेंटेज एक तरीके से फ्रैक्शन होता है 21/100 इनटू टोटल प्रेशर. मतलब हर एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर होता है, उसको अपन पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. तो ए का प्रेशर कितना होगा, जितने ए के मोल्स होंगे. बी का प्रेशर कितना होगा, जितना बी के मोल्स होंगे. तो 1 एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर किसका होगा, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे. ये 79% है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. तो ठीक है, इसका मतलब है सभी के अलग अलग सभी के प्रेशर को ऐड करके अपन बता देंगे कि किसका प्रेशर, मतलब व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर. अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो वी कैन राइट दैट, वी कैन से द प्रेशर फ्रैक्शन. प्रेशर फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का मतलब अपन को पता है कि जब हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है तो किसी एक का डाटा लिखेंगे अपॉन टोटल. तो मैं अगर प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लेते हैं फॉर ए, अगर प्रेशर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फॉर गैस ए अपन क्या लिखेंगे, द प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, सो पीए अपॉन पी टोटल इज कॉल्ड प्रेशर फ्रैक्शन. प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. जैसे अपन कहते हैं किसी क्लास में अगर मान लो 100 स्टूडेंट हैं और उनमें से 20 गर्ल्स हैं, तो अपन कहेंगे गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 20/100 कहेंगे. दैट इज कॉल्ड द प्रेशर, दैट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स. तो अपना इंडिविजुअल अपना प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल, दैट विल बी द प्रेशर फ्रैक्शन. और अगर हम पीए को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां से तो मुझे मिलेगा Na इंटू RT अपॉन बी, और टोटल प्रेशर को अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा Na प्लस Nb प्लस Nc इंटू RT अपॉन बी. RT अपॉन बी तो कैंसिल हो जाएगा. मतलब हमारे पास मैं किसी भी वेसल में बोल सकता हूं कि जिस जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होगा, ये टोटल मोल्स ही तो हैं, तीनों के मोल्स. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि किसी भी वेसल में
जो प्रेशर फ्रैक्शन होगा वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा या मोल फ्रैक्शन प्रेशर फ्रैक्शन के बराबर होगा, वो बोल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अगर बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो एनबी अपॉन टोटल मोल्स, सी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो एनसी अपॉन टोटल मोल्स, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो अपन इससे लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मुझे किसी का पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए, सो पीए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, Na प्लस एनबी प्लस एनसी इनटू टोटल प्रेशर लिख सकता हूं। लिख सकते हैं ना अपन? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया है बस। सो पीए इज इक्वल टू 10 इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट दैट। तो अपन यहाँ पर प्रेशर, अगर मान लो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लेना पड़ेगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जिसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है उसी का मोल फ्रैक्शन लेना है और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर लेना है, विल गेट द आंसर। तो अपन बता सकते हैं, इसका मतलब अगर हमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है टोटल प्रेशर के साथ, तो फिर हमें बाकी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस इक्वेशन से बता सकते हैं। तो आप इसको ऐसे बता दो, सपोज मुझे गिवन है, मुझे एक क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ partial pressure of each gas, pressure of N2 gas, N2 and helium gas when 2 moles of N2 and 3 moles of helium is mixed, and the total pressure of vessel is, सपोज कुछ भी अपन के मैंने जैसे 10 एटमॉस्फेयर ले लिया, तो अपन कहेंगे अपने पास लिखा तो है भाई, दोनों के मोल्स गिवन है अपन को, तो आंसर के लिए अपन लिखेंगे, देखो भाई पार्शियल प्रेशर गया, अभी आया वापस, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, चलो एक
रुकना मैं हाँ जी भाई, तो अपन बात कर रहे थे ना, देख अपन ने मिक्स किया एक वेसल के अंदर, क्या मिला अपन को, अपन ने कहा कि भाई इसमें ना नाइट्रोजन था और हीलियम था। नाइट्रोजन अपन ने कितने मोल्स लिए थे, 2 मोल्स लिए थे, और हीलियम के कितने, 3 मोल्स लिए थे। तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि भाई देख, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन अपन N2 से कोरिलेट करते हैं, वो अपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो मोल फ्रैक्शन N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना होता है, N2 का मोल्स प्लस हीलियम का मोल्स ऑफ हीलियम। तो N2 के मोल्स कितने थे, 2, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कर लेंगे तो अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आएगा। तो ये तो अपन को मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पता है भाई, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। लो भाई इसका आ गया अपने पास मल्टीप्लाई बाय 10 ना 5, क्योंकि टोटल प्रेशर अपने पास 10 गिवन था, तो 5 2 जा 10, तो 4 एटमॉस्फेयर। तो बाकी बचा हुआ एटमॉस्फेयर किसका होगा, 6। ऑब्वियस सी बात है, बाकी बचा हुआ हीलियम का होगा। तो अपन बता देंगे भाई कि बाकी हीलियम के मोल्स कितने होंगे, मोल फ्रैक्शन कितना होगा अपन को पता है, फिर हीलियम के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे N2 कैलकुलेट किया तो अपन हीलियम कैलकुलेट कर लेंगे भाई। हीलियम के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कर देंगे। तो ये कितना मल्टीप्लाई बाय पी टोटल कर लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6। लो भाई कैलकुलेट करके बता दें कि कैसे अपन मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे बाय, राइट, गिवन नंबर ऑफ मोल्स वो अपन को पता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप करो, मान लो मुझे ऐसे कि कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है ना, अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस लिख लेते हैं। व्हेन 7 ग्राम ऑफ N2, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and 2 gram of helium is mixed at a pressure of 2 atmosphere। इसमें अपन को कैलकुलेट करना है। आपको एक बात अच्छे से पता है कि कभी भी ना, जैसे मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। आप इसमें चेक कर सकते हो, इन दोनों अगर दो ही गैसेस थे ना, तो इनके मोल फ्रैक्शन को सम कर लो। एक बार आएगा 2 बाय 2 प्लस 3, ये था नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, और एक बार आएगा 2 प्लस 2 प्लस 3, ये होगा हीलियम का मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी मिक्सचर में अगर हम सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन करेंगे तो उनका सम हमेशा 1 आता है। ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है। अब बताओ, पहले क्या करेंगे अपन, अब इसमें मास गिवन है तो अपन मोल्स कैलकुलेट करेंगे। आंसर कैलकुलेट करके बताओ भाई, क्या करोगे आप, सबके पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करके दिखाओ। पॉइंट 5 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर, एक तो आंसर आ गया अपने पास। देखो भाई,
तो पहले तो अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 7/20 मतलब 1/4. 1/4 मतलब 0.25. Number of moles of oxygen, that is 16/32, that is equal to 1/2, that is equal to 0.5. और आपने number of moles of helium कितना होगा, that will be equal to 2/4, that is equal to 1/2, that is equal to 0.5. ये आ गया. चलो फिर लिख लेते हैं. सबके मोल्स तो हमें गिवन है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. N2 के मोल्स कितने हैं, 0.25. और डिवाइड क्या करना है अपन को, 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.5. टोटल प्रेशर कितना गिवन है, 2. मतलब 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इनटू 2, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये 1.25, ये 1/5 आएगा मेरे पास. सो 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास, 0.4 आ जाएगा. 2/5 का मतलब 0.4 हो गया, राइट ना. ठीक है. अब अपन देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं भाई. तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, तो इसके कितने मोल्स हो गए, 0.5. और टोटल मोल्स कितना, इधर भी सबके मोल्स ऐड करके लिखोगे तो 1.25 इंटू 2. तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो 0.25 से कैंसिल करते हैं तो 2/5 आएगा अपने पास, तो 4/5 आ जाएगा. 4/5 का मतलब कितना हो गया अपने पास, दैट इज 0.8. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो हीलियम हो जाएगा अपने पास 0.5. ये भी उतना ही होगा. तो अपन इसको 1.25 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 4/5 ये भी आएगा, 0.8 एटमॉस्फेयर ये भी आएगा. लो भाई, ये पार्शियल प्रेशर हो गया. देखो भाई सब लोग, क्या प्रॉब्लम है, मतलब अगर किसी को डाउट है तो वो बता सकता है कि मुझे डाउट है, मैं उसको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ. आप देख लो, नंबर ऑफ मोल्स इस बार मैंने ग्राम्स दिया था, आपको ग्राम के बेसिस पे कैलकुलेट करके बताना था, है ना. अपन कैलकुलेट करेंगे और फिर कैलकुलेट करके बताएंगे कि अपन को कैसे बताना है. अब एक्चुअली क्या होता ना, जैसे एक बार मैंने 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लिखा होता ना, ठीक है, या मैंने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा था. तो जब वर्ड में नाइट्रोजन लिखा होता है ना, तो इट इज ऑलवेज एनपी. ऑक्सीजन लिखा है तो इट इज ऑलवेज O2. अगर आप नाइट्रोजन एटम लिखोगे तब मैं उसको N अज्यूम करूंगा, या ऑक्सीजन एटम लिखोगे तब मैं उसको O अज्यूम करूंगा. तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, यहाँ पर 16/16 ले लेते हैं. ऑक्सीजन लिखा है तो उनको लगता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेना है, जबकि ऑक्सीजन का मतलब O2 होगा या नाइट्रोजन का मतलब N2 होता है. तो वो ध्यान रखना, अब गलती नहीं करना, ठीक है ना. तो उस टाइप का गलती नहीं करेंगे अपन, तो अपन को पता रहेगा कैसे अपन को कैलकुलेट करना है. अब ये था अपना डाल्टन्स लॉ. अब डाल्टन्स लॉ में अपन एक बात और लिख सकते हैं भाई, जैसे मान लो अपने पास, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं इसमें, डाल्टन्स लॉ के एप्लीकेशंस. एक तो हो जाएगा कि भाई अगर अपन चेक करेंगे एनी गैस collected over water always contain the vapor pressure of the liquid, vapor pressure of water, या फिर जिस लिक्विड पे कलेक्ट किया, whatever liquid is given to us, वो लिक्विड के वेपर प्रेशर अपन बताएंगे कि भाई उनके वेपर्स भी. तो अपन कहेंगे इससे हमें क्या फायदा. तो चलो देखते हैं एप्लीकेशन में अपन क्या कर सकते हैं. मान लो मेरे पास एक वेसल की, और उस वेसल में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा H2O पड़ा हुआ है. तो मैं कहूंगा ये H2O ना वेपराइज होके H2O वेपर बनाएगा, और इसी में अपन ने N2 गैस भी ले लिया. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको वर्ड में भी लिख देता हूं. सपोज a 2 liter vessel contain, है ना, N2 gas, right, with a small amount of water, ठीक है, small amount of water.
एट टेम्परेचर भी मेंशन कर देते हैं अपन 400 केल्विन। तो वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। कैलकुलेट द टोटल मोल्स, ये अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, partial pressure of N2 if the mole fraction of water in the vessel is, suppose करते हैं अपन 0.0, अपन को गिवन है ऐसे मोल फ्रैक्शन 0.2 ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, ये गिवन। आपने टेम्परेचर दे दिया मुझे, वॉल्यूम दे दिया मुझे, मोल फ्रैक्शन दे दिया मुझे। अगर मोल फ्रैक्शन मुझे गिवन है तो मैं लिख सकता हूं कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मुझे गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मुझे गिवन है, तो मैं बता सकता हूं। अब अगर मुझे मान लो ऐसे गिवन होता है, अब जब भी अपन को ऐसे गिवन होगा ना, किसी लिक्विड के ऊपर वाटर को कलेक्ट करेंगे ना, तो उसका वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का। तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 400 केल्विन, जो टेम्परेचर अपन को गिवन है दैट इज 400 केल्विन, उसका वेपर प्रेशर अपन को गिवन है वाटर का। अब मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि अगर मुझे वेपर प्रेशर देना है 400, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 300 कर लेता हूं। और ये मुझे गिवन है, सपोज करते हैं दैट इज 0.05 एटमॉस्फेयर, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब पता क्या होता है, हम क्या सोचेंगे, पहले ये देखते हैं, अगर मुझे इस वेसल का टोटल प्रेशर गिवन होता, अब अपन एक्सप्लेनेशन की बात करें। पहले तो गिवन डाटा लिख लेते हैं अपन कि भाई अपन को गिवन क्या क्या। मुझे गिवन है वॉल्यूम ऑफ द वेसल 2 लीटर्स, मुझे गिवन है टेम्परेचर 300 केल्विन, मुझे गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना 0.2, तो मुझे गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना 0.8। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वेसल के अंदर जितने भी गैसेस होंगे सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। इसलिए अगर मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो ऑटोमेटिकली दूसरे गैस का अपने आप मुझे पता है। अब मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना गिवन है 0.05 एटमॉस्फेयर। और मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे कहा गया कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, N2 का पार्शियल प्रेशर आप बता दो। मैं क्या कर सकता हूं, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब आप इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करो, है ना। अब अपन इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर मुझे इस वेसल में अपना फोकस क्या रहेगा, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 चाहिए, तो ठीक है, मुझे बस ये पता चल जाएगा PV इक्वल टू nRT दिखता है मुझे। वो क्यों, क्योंकि गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस। मुझे आपने प्रेशर ऑफ N2 लिखा हुआ है, बताना है। आपने कहा था किसी भी वेसल में कितने भी गैसेस हो, वॉल्यूम ऑफ वेसल हमेशा वॉल्यूम ऑफ ईच गैस होगा, तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम मुझे गिवन। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाए तो R का वैल्यू तो मुझे पता है 821 इनटू टेम्परेचर आपने 300 दे रखा है। अब मुझे ये और ये दोनों में से कोई एक पार्ट मिल जाए, दूसरा ऑटोमेटिकली बता दूंगा, मैं ये कैलकुलेट करके बता दूंगा। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे मुझे ना नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर गिवन है कितना है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर गिवन है तो ठीक है, मैं लिख सकता हूं भाई। तो अपन कहेंगे देखो, आपने ना इसमें 2 गैसेस, आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है और मुझसे कहा गया कैलकुलेशन करने के लिए PV इक्वल टू nRT दिख रहा है। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, आपके पास इसका भी मोल फ्रैक्शन गिवन है, इसका भी मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो व्हाई टू यूज दिस, इतना कौन यूज करेगा। अपन तो ऐसे लिखते हैं
partial pressure of N2 is equal to mole fraction of N2 into total pressure. ये तो लिखोगे आप। और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आपको कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन आपको 0.8 गिवन है, और टोटल प्रेशर को पीटी ले लेता हूं, दोनों का मिला के होगा ना टोटल प्रेशर, इसका और इसका वेसल के लिए। अब आपको ये गिवन है पार्शियल प्रेशर, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H, आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, वो तो वेपर प्रेशर गिवन था मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 वो तो गिवन है मुझे, इनटू P टोटल। ये इक्वेशन 2 है मेरे पास। ये P टोटल तो टोटल वेसल का प्रेशर होता है जो दोनों के लिए सेम होगा। तो ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, आपने मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक का प्रेशर दे रखा है, दूसरे का पूछा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। हम क्यों इतना सारा सोचेंगे कि पहले हम सोचें कि भाई कहीं से इसके मोल्स कैलकुलेट करूं या पार्शियल प्रेशर पता चल जाए, इसके मोल्स ही कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा इससे, लेकिन व्हाई टू कैलकुलेट दैट, सीधा सीधा रेशियो बनाओ ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आपने पूछा है, H2 आपको 0.05 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.8 बाय 0.2 लिख लेता हूं, और P टोटल दोनों का कैंसिल हो गया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू 0.0, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू कर देता हूं 0.05। लो भाई आंसर आ गया 0.58, 0.2 एटमॉस्फेयर आपका आंसर आ गया प्रेशर ऑफ। लो भाई आपको कुछ भी, ये कुछ भी नहीं करना पड़ा अपन को, वरना अपन इतने सारे कैलकुलेशन करते। ये फायदा होता है डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ में बस अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई कभी कभी अपन को हो सकता है ऐसे गिवन है, अब देखना आप मतलब अलग अलग तरीके से थोड़ा सा एप्लीकेशन चेक करेंगे अपन की। अच्छा इस टाइप से ये तो बड़ा इजी हो गया था, अगर मैं ये लिख लूं कि मुझे क्या क्या डाटा गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो लिखने की आदत डालो और उसके बाद चेक करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आपको क्या कैलकुलेट करना था, पार्शियल प्रेशर पूछा था, मोल फ्रैक्शन गिवन है, पार्शियल प्रेशर पूछा, डाल्टन्स लॉ लगा दिया, आंसर आ गया था हमारा, राइट। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस बता सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को मिलेंगे और आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा अपन कहेंगे जैसे अपने पास प्रेशर आ गया N2 का प्रेशर और टोटल प्रेशर हो गया हमारे पास वाटर का प्रेशर, तो अगर जरूरत पड़े तो अपन टोटल प्रेशर भी बता सकते हैं। भाई P टोटल कितना होगा, प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना है, प्रेशर ऑफ N2 0.2 है, प्लस कर लेते हैं अपन 0.05, 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.25 अपने पास टोटल प्रेशर, वो भी बता सकते हैं। लिक्विड H2O जो लिक्विड होगा इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, इसलिए अपन ने स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर अपन ने लिखा है वर्ड्स में, ताकि अपन उसके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल अज्यूम करके उसको नेग्लेक्ट कर दें, राइट। तो अपन यहां पर बता सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में एनी गैस कलेक्टेड ओवर वाटर ऑलवेज कंटेन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब ये कोई भी लिक्विड को, अगर किसी भी लिक्विड के ऊपर कोई भी थोड़ा सा लिक्विड अगर प्रेजेंट है वेसल में, और उस वेसल में अगर कोई गैस प्रेजेंट है, तो उस लिक्विड के वेपर्स उस वेसल में जरूर है, तो हमें उस वेपर का भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। मतलब अगर इस वेसल के लिए अपन को टोटल प्रेशर गिवन होता, तो वो टोटल प्रेशर में ये दोनों होते हैं, उस टोटल प्रेशर में ये दोनों होते हैं। जैसे अपन मान लो, अब एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, अब आप सॉल्व करके बता देना। सपोज अ वेसल contain helium gas collected over water at 300 Kelvin. If the total pressure of vessel is 1.58, calculate
1.5 atmosphere in 2 liter vessel. Calculate the number of moles of N2. The number of moles of N2 if the vapor pressure of water is given to us. If we are given the vapor pressure of water, if the vapor pressure of water at 300 Kelvin is, suppose करते हैं अपन, that is given to us, that is 70, या ऐसे लिख लेते हैं, that is 0.202 0.25 atmosphere. मैं कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा हाइपोथेटिकल डाटा लिख रहा हूँ. तो N2 गैस लिया था मैंने, हाँ ठीक है, इस बार हीलियम ले लिया. जनरली N2 गैस से ही क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में भी N2 से ही होते हैं. इस बार मैंने गैस चेंज कर दिया था. तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना 99.99% केसेस वो नाइट्रोजन को ही कलेक्ट करके लिखते हैं. दैट्स इनर्ट गैस. ये भी इनर्ट गैस है, तो मैंने दूसरा इनर्ट गैस चेंज कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा. तो मैंने चेंज कर दिया. दिमाग में वही चल रहा था, N2 गैस है ना. तो चलो फिर हो जाए, हीलियम से कैलकुलेट कर लेंगे. बताओ. लो भाई, अपने पास आंसर आया है 0.1. पहले तो देखता हूँ गिवन क्या क्या है अपने पास. टेम्परेचर 300 केल्विन है. प्रेशर टोटल मेरे पास 1.5 है. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर मुझे गिवन है 0.25 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम मुझे गिवन है 2 लीटर. प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस मतलब जिसमें प्रेशर ऑफ हीलियम होगा और प्रेशर ऑफ वाटर होगा. ये मुझे 1.5 गिवन है ना. तो हीलियम का प्रेशर मुझे कितना मिलेगा अगर वाटर का प्रेशर मुझे 0.25 गिवन है. तो प्रेशर ऑफ हीलियम मुझे गिवन है, दैट इज 1.25 एटमॉस्फेयर. अब अपन क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ हीलियम, वॉल्यूम तो दोनों वेसल के लिए, एक ही वेसल के लिए कितने भी गैसेस लिखो वॉल्यूम तो वही रहेगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आपने पूछा है, R इंटू टी कर लेते हैं. टेम्परेचर R और वॉल्यूम दे आर कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस, ये अपन को पता है, अभी डाल्टन्स लॉ में पढ़ा ना. तो इसका पार्शियल प्रेशर है 1.25, वॉल्यूम को
अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 2 लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने के लिए कहा है, R1/12 ले लेता हूं और इसको 300 कर देता हूं, 5081 भी लिख सकते हैं। तो ये लिखूंगा तो 3 राइट ना, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज 3 4 12, तो 4 टाइम्स कर लेंगे, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 10, तो 10 इज इक्वल टू n इंटू 100 हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 100/10, सो इट विल बी इक्वल टू 100 10/100, 10/100 आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास 0.1 आ गया, बिल्कुल। सो लाइक दैट द क्वेश्चंस विल बी देयर, अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्वेश्चंस को, इस टाइप से क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ में एक तो ये पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट होता है कि भाई ऐसे एक छोटा सा अपन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन नंबर 3 अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एंड एक तो ह्यूमिडिटी की बात, ठीक है ना, वेपर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं अपन डाल्टन्स लॉ में, वेपर प्रेशर और ह्यूमिडिटी दोनों की बात करते हैं। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, तो अपन पहले वेपर प्रेशर की बात, वेपर प्रेशर वैसे आपने अभी वाटर का वेपर प्रेशर लिख के बताया था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अपन कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर exerted by the pressure of vapors above the liquid surface is called vapor pressure। मतलब आप मुझसे ये कहोगे कि एक वेसल है मेरे पास, क्लोज्ड वेसल, उसमें मैंने ऐसे पानी रखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, जो ऊपर ये सरफेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो एस्केप करके वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो एक पॉइंट आता है जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ, मतलब यहां से वेपराइजेशन और कंडेंसेशन अगर रेट इक्वल हो जाए, तो व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए, at that moment the pressure exerted by these vapors is called vapor pressure, because इनका जो प्रेशर होगा, और प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन को पता है, कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर को बाहर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जैसे मैंने बताया था आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं बाय क्लोज्ड एंड मैनोमीटर और ओपन मैनोमीटर, उसको लगा के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ना, सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड व्हेन rate of vaporization is equal to rate of condensation. Vaporization is equal to rate of condensation is called vapor pressure. उसको अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ठीक है भाई, वी आर एबल टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, बट अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपराइजेशन और बढ़ेगा ना, तो मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। जैसे वाटर के लिए अपन लिखे, और वाटर, क्योंकि अपन वाटर के लिए काफी फैमिलियर होते हैं वाटर से, तो अपन वाटर के लिए लिख लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वाटर वेपर प्रेशर होगा। तो मान लो अपन ने ऐसे लिखा वाटर के लिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू होता है, दैट इज 17.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वो mm ऑफ मर्करी प्रेशर होता है विनोदर। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड it is equal to 23.8 millimeter of mercury. At 90 degrees centigrade
it will be equal to 3, that is 380 millimeter of mercury, vapor pressure of water. और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज 100 डिग्री सेंटीग्रेड मींस इट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और किसी का भी वेपर प्रेशर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो वाटर का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप ये मेंशन कर दो कि टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी लिक्विड दे दिया, मैंने वाटर को इसलिए लिया क्योंकि अपन सबसे ज्यादा उससे फैमिलियर है। मेरे पास लिक्विड है और मुझसे कहा गया इसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, राइट? तो रेट वाला पार्ट मतलब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, और फिर वेपर होगा तो कंडेंस भी तो होता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं भाई, आप स्टोव पे मतलब घर में गैस है, गैस पे पानी को बॉईल करते हैं, फिर उसको किसी बर्तन से ढक देते हैं। तो पानी बॉईल कब करेगा, जब उसका वेपराइज होना और कंडेंस होना एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कि जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और वेपर इनटू लिक्विड, तो फिर वेपर का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा ना, तभी तो कैलकुलेट करेंगे पर वेपर प्रेशर। अगर ये वेपराइज हो रहा होगा तो कैसे अपन बताएंगे कि वेपर प्रेशर है? तो जब कांस्टेंट हो जाएगा वेपर का फॉर्मेशन, तो वेपर का फॉर्मेशन कांस्टेंट कब होगा, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा और वेपर लिक्विड में, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट? अब एक और पार्ट देखना है, अगर मुझे किसी ने ये दिया ना क्योंकि कोई भी लिक्विड है मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड है, मुझसे कहा गया इसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा, ये बताओ बाहर कितना प्रेशर है। बल्ले का बाहर प्रेशर है सपोज 750 मिलीमीटर, ठीक है, होना तो चाहिए 760 होता है तो 1 एटमॉस्फेयर होता है। मैंने कहा नहीं वो बाहर इतना ना, आज 750 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, तो ये वेपराइज होना शुरू होगा। अपन टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, इधर हीट करेंगे अपन, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर्स जनरेट होंगे। अभी वेपर जनरेट होंगे तो मैं कहूंगा इनका वेपर प्रेशर भी होगा, वो अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें भी अपन ऐसे वो लगा लेंगे, मरकरी वाला पार्ट अपन ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे ट्यूब लगा के ऐसे मरकरी फिल कर लेंगे, तो जैसे जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा ये इसको पुश करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यह मरकरी फिल्ड होगा ना। तो अपन कहेंगे यहां पर ये आ गया, यहां पर ये चला गया पुश करने की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वेपर्स बढ़ेगा, वो इसको पुश करेगा, ये ऊपर जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये इधर ना डिफरेंस चेक करो, जब ये डिफरेंस 750 हो जाए तो बता दूंगा कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि जब अंदर जो वेपर प्रेशर है, मतलब प्रेशर इंटरनल, जब प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब मैं उस लिक्विड को तब तक हीट करूंगा जब तक कि उसका यहां पर वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। बिल्कुल, मान लो लिक्विड का मैं बता सकता हूँ वेपर प्रेशर कितना होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट में बता सकता हूँ कितना होगा। भाई किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब बोलते हैं अपन, जब अंदर और बाहर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। जैसे अपन पानी के लिए बोलते हैं कि पहाड़ों पे पानी जल्दी बॉईल हो जाता है, ये तो अपन ने स्कूल में पढ़ा, काफी पढ़ा, वाटर बॉइल्स
in less time at top of the mountains. Why it is so? क्योंकि माउंटेन्स में ऊपर वेपर प्रेशर बाहर कम होता है। भाई जनरली अपन घर में जो वाटर बॉईल करेंगे वो 100 डिग्री पे बॉईल करेंगे। अब क्यों? क्योंकि घर में प्रेशर बाहर कितना था, 760 था, तो अंदर भी 760 लाने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अगर बाहर प्रेशर कम है तो पहाड़ों पे तो ये प्रेशर तो कम टेम्परेचर पे भी आ जाएगा। भाई पहले 740 आएगा, फिर 750 आएगा, फिर 760 आएगा, हीट करते रहना पड़ेगा। तो पहाड़ों पे प्रेशर काफी कम होता है बाहर। तो जब अपन हीट करेंगे, वाटर को बॉईल कब होता है? वाटर बॉईल कब होगा? जब बाहर के प्रेशर के बराबर अंदर प्रेशर हो जाए। तो वो ये वाला प्रेशर अंदर 100 से पहले ही आ जाएगा। 100 तक जाएंगे तो 760, तो वाटर पहले ही बॉईल करता है। दैट्स व्हाई फिर वो खाना अच्छे से नहीं पकता पहाड़ों पे। द रीजन इज दैट ओनली, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, इसलिए अपन प्रेशर कुकर यूज करते हैं। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई कैसे अपन बताएंगे कि वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, वी गॉट इट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, वी गॉट इट। अब अपन कहेंगे अच्छा कुछ फैक्टर्स भी हैं क्या जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा? बिल्कुल होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अगर कोई लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है तो सेम टेम्परेचर पे जो ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मान लो अपन कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं रूम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर मेरे पास वाटर गिवन है और मेरे पास पेट्रोल गिवन है। बताओ कौन जल्दी उड़ेगा, मतलब वेपराइज होगा? जो ज्यादा वॉलेटाइल है। इन दोनों में ज्यादा वॉलेटाइल कौन है? कौन जल्दी उड़ता है? पेट्रोल। बता देते भाई, डिपेंड करेगा ना कौन सा लिक्विड ले रहे हो, तभी तो सभी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं। बिकॉज पेट्रोल इज मोर वॉलेटाइल। पेट्रोल इज मोर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब उनके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है पानी के कंपैरिजन में। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। Pure liquid at constant temperature is independent of its amount. its amount and surface area of the liquid exposed. Area of liquid मतलब अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं, मेरे पास वाटर है, ये वाटर है, मैंने ऐसे रखा हुआ, एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है, इधर वेपर प्रेशर होगा। तो अपन मान लो लिख लेते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? ये वाटर है, तो अपन कहेंगे 90 डिग्री 380 हो जाए। तो अगर मैं ऐसे लिखूं बड़े से ड्रम में और उसका सरफेस एरिया ऐसे कर देता हूं और फिर वाटर का ऐसे, तो फिर कहेंगे तब भी इसका वेपर प्रेशर इतना ही होगा। इसमें भी टेम्परेचर 90 है, इसका भी टेम्परेचर 90 था, तो इसका भी वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 380, उतना ही रहेगा। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट कि कितना छोटा या बड़ा वेसल है। इट इज इंडिपेंडेंट कि इसका सरफेस एरिया कितना है या इसका सरफेस एरिया कितना है। मतलब अगर आप इसको इतना भरो तब भी इधर तक भरते हैं, तब भी इधर भी वेपर प्रेशर उतना ही होता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ amount as well as the surface area exposed. It only depends on temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा।
राइट। सो ये वेपर प्रेशर का थोड़ा एक आइडिया है अपने पास। अब इसमें एक एग्जांपल लिखता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड on compression or expansion of vessel or expansion of vessel। तो देखते हैं कैसे। अब मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ उस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा छोटा भी है और वहां दिखेगा भी नहीं अच्छा, तो फिर मजा नहीं। अब देखो अपन क्या करेंगे। मेरे पास ना एक ऐसे वाटर मीडियम है, ऐसे एक वाटर है और इसमें एक मैंने मूवेबल पिस्टन लगा, मूव करने वाला पिस्टन पिस्टन और अपन यहां पर पानी रख लेते हैं। ये पानी वाटर ले लेता हूं। एट T केल्विन वेपर प्रेशर मुझे गिवन है इज इक्वल टू, सपोज करते हैं 50 है, ये मुझे गिवन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 50 mm मुझे गिवन है ऑफ मर्करी। ऑब्वियसली बात है mm लिखोगे तो मर्करी होगा। यहाँ इक्विलिब्रियम था, ऑब्वियसली बात है। यहाँ जब ये रुक जाएंगे वेपर प्रेशर, जब आपने ये कैलकुलेट किया होगा तब कैलकुलेट किया होगा जब लिक्विड और वेपर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और वेपर इनटू लिक्विड कांस्टेंट हो गया होगा, तभी आपने कैलकुलेट किया। ठीक है। अब अपन कहेंगे मान लो मैं इसको सपोज करते हैं अपन कंप्रेस करते हैं, एक बार कंप्रेस भी करते हैं और एक बार एक्सपैंड भी करके देखें। मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया तो एक और तो ये तो अपने पास लिक्विड था, तो मैंने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है और फिर भी ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। एट T केल्विन मैंने कंप्रेस किया तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O अब कितना होगा इसमें। तो अपन कहेंगे जब आप कंप्रेस करोगे ना तो यहाँ तो वाटर था, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे कंप्रेस करने से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा, वो तो 50 mm ही रहेगा। तो वो क्यों? भाई कंप्रेस करोगे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए। अपन कहेंगे देखो भाई ये है इक्विलिब्रियम, मतलब अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कब तक कंडेंस होंगे? जब तक कि उसका प्रेशर वापस कांस्टेंट ना हो जाए, क्योंकि T केल्विन पे इसका वेपर प्रेशर 50 mm ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अमाउंट चेंज होगा, लिक्विड बढ़ जाएगा और वेपर्स कम हो जाएंगे। अब छोटे वॉल्यूम में भी वेपर्स क्या हो जाएंगे, इतना ही प्रेशर जनरेट कर देंगे। तो अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो कहेंगे आप एक्सपेंशन करो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप अगर एक्सपेंशन करोगे तो मैं कहूंगा ठीक है आपने एक्सपेंशन किया, अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो मैं यहां पर लिक्विड को कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब वेपर्स बनना ज्यादा शुरू हो जाएंगे। भाई आप क्या करोगे, जब आप एक्सपेंशन करोगे तो एक्सपेंशन करने से यहां वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एक्सपेंशन करने से, तो फिर ये लिक्विड इसमें वेपराइज होना मतलब लिक्विड का स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने जो कंप्रेस करके रखा हुआ था वो आपने रिलीज कर दिया, तो यहां पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो वेपर्स और इजीली वहां पर वेपराइज होंगे, ये लिक्विड और इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो कब तक ये कन्वर्ट होता रहेगा? जब तक कि वेपर प्रेशर ऑफ इट विल रिमेन कांस्टेंट। वो कितना होगा? 50 mm ही होगा। मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता, अमाउंट चेंज होंगे।
liquid decreases, vapors increases on expansion, right? और compression से liquid increases and vapors decreases on compression. But there is no change in vapor pressure on expansion or compression. Reason, the liquid vapors are in equilibrium. अगर आप expansion करोगे तो यहाँ pressure कम होगा, तो ये escape करके उसको compensate करेंगे, ये तब तक escape करते रहेंगे जब तक कि ये 50 ना हो जाए. और अगर आप compress करोगे तो compress करने से यहाँ pressure बढ़ेगा तो reaction liquid की तरफ shift हो जाएगा, vapor से liquid की तरफ. और लिक्विड की तरफ कब तक वो कंडेंस होता रहेगा, जब तक कि वापस वो प्रेशर कितना ना हो जाए, 50 ना हो जाए. मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड से कभी भी उसका वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता. सो कंप्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड, एक्सपेंशन ऑफ प्योर लिक्विड, there is no change in vapor pressure. So अपन ने वही लिखा, that is, यहां पर अपन लिख देंगे भाई, note, if there is a liquid vapor equilibrium, then the vapor pressure do not change of pure liquid, do not change on expansion or compression, doesn't change on expansion and compression. That is what I have told. Doesn't change on expansion or compression. Expansion and compression, वो चेंज नहीं. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ. सपोज मेरे पास एक वेसल है, इसमें टू गैस, थोड़ा सा लिक्विड वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. हाँ, तो खत्म भी हो सकता है, वो उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो देख लेंगे, वैसे भी हो जाएंगे, वैसे भी क्वेश्चन करते हैं अपन. बट अभी पहले अपन ये समझ लें कि भाई अगर मान लो ये जो स्मॉल अमाउंट आप लिखते हो, हमने इतना एक्सपेंशन कर दिया कि पूरे उड़ गया, फिर उसके बाद भी एक्सपेंशन मतलब करता रहा, तो फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, दिमाग लगाएंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैसा भी कर सकते हैं. बट उस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा वेट करते हैं अपन कि भाई उस टाइप के क्वेश्चंस में ना कि भाई हमारी मर्जी, हम कुछ भी करेंगे, है ना, उसमें थोड़ा सा वेट करेंगे. अमाउंट ही खत्म हो गया तो क्या करेंगे अपन, तो ठीक है ना, उसमें अपन चेक करेंगे, उसमें भी मतलब प्रेशर कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे. अगर सारा ही वेपराइज, तो जब तक एक टाइम तक तो चेक करेंगे. इस टाइप का कुछ क्वेश्चन थोड़ा उसमें उसके एक स्टेप वाले कंसेप्ट को तो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर is here. So in 2 liter vessel, the P total is given to me, that is 1000 ml, and vapor pressure of H2O is H2O at T Kelvin is 50 ml. ये मुझे this is at T Kelvin, ये अपने पास T Kelvin पे था. N2 गैस है. अब ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर थोड़ा सा लिक्विड वेपर है तो इसमें H2O के वेपर्स भी होंगे. अब ये सारा मिक्सचर, now the entire mixture is transferred into the vessel, transferred
into the vessel of 1 liter. Calculate the total pressure of vessel. Of vessel. अब इस वेसल का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, ये बताना है। इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, तो अपन कहेंगे कर देंगे। अब रिएक्शन, ये वेसल छोटा हो गया, 1 लीटर बना दिया आपने। अब इधर मुझे एक बात पता था जब अपन कैलकुलेट कर रहे थे ना इधर, तो आपने मुझे एक बात दे रखा था, क्या? दैट इज द P total is equal to pressure of N2 plus pressure of water. ये मुझे 1000 गिवन था, ये मुझे पता करना था, और ये मेरे पास गिवन था 50। मतलब प्रेशर ऑफ N2 मुझे पता था कितना, 950। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा ना, तो वाटर का तो इक्विलिब्रियम था, लेकिन नाइट्रोजन का थोड़ी इक्विलिब्रियम था। तो अपन कहेंगे देखो भाई, कंप्रेशन एक्सपेंशन से उस लिक्विड के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा जो इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड वेपर। मतलब वाटर के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? आपने कंप्रेशन किया, उसका वेपर प्रेशर तो वही रहेगा, क्योंकि कंप्रेशन करोगे तो अमाउंट ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे, लिक्विड बढ़ जाएगा। लेकिन N2 का प्रेशर तो चेंज हो जाएगा ना। N2 का प्रेशर कितना चेंज होगा? आपने वॉल्यूम आधा किया, मैं प्रेशर को डबल कर दूंगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, राइट ना, वॉल्यूम। तो अपन कहेंगे देखो भाई, यहां पर लिक्विड बढ़ जाएगा, तो N2 का प्रेशर तो डबल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपने हाफ किया। तो प्रेशर टोटल जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि बिकॉज द वॉल्यूम हाफ ना, वॉल्यूम बिकम्स हाफ। सिंस वॉल्यूम बिकम्स हाफ, the pressure of N2 becomes double। तो मैंने इसको डबल कर दिया, तो 2 इंटू ये तो हो जाएगा कितना, 950, और ये कितना रहेगा 50। ये चेंज नहीं होता कंप्रेशन एक्सपेंशन से। तो आंसर कितना आएगा अपना, दैट विल बी इक्वल टू 90। मतलब मैं पूरा 1000 जो गिवन था ना इसका, अगर वॉल्यूम को आप करोगे तो मैं 1000 को 2000 नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर एक वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन से वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होगा, लेकिन वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता लिक्विड का। लेकिन N2 थोड़ी था इक्विलिब्रियम भाई, N2 का तो वॉल्यूम अगर आप हाफ करोगे तो इसका प्रेशर तो डबल करना पड़ेगा ना। लेकिन वाटर का प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में था, और उसके कंप्रेशन एक्सपेंशन से अपन को पता है कि भाई अमाउंट ऑफ वेपर या लिक्विड चेंज हो सकते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर चेंज नहीं हो सकता लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। आंसर आ गया, दैट इज 1950 mm ऑफ mercury। ये लो भाई, ये आ गया। अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो इसका मान लो वॉल्यूम को डबल कर देते हैं, तो इसका प्रेशर मैं हाफ कर देता 950 का, इसका अभी भी उतना ही रहता। ये कर, ठीक है। तो अपन ऐसे एप्लीकेशंस बता सकते हैं। ये आपका डाल्टन्स लॉ होगा, कि डाल्टन्स लॉ में इतना एप्लीकेशन अभी के लिए ठीक है। अपन ह्यूमिडिटी के बारे में एक बार छोटा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? वैसे अपन सबको पता है ह्यूमिडिटी क्या होती है, कि मुंबई में रहकर तो अपन को जरूर पता होगा कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ठीक है ना? तो देख, ह्यूमिडिटी मतलब दैट इज प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर
प्रेजेंट है। Make example. Suppose the vapor pressure of water at 30 degrees centigrade, 298 ले लेता हूँ, 25 या ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 24 mm, ये लिख। तो अपन कहेंगे and the atmospheric pressure is 1 atmosphere, that is equal to 760 millimeter of mercury. Pressure of atmosphere is equal to होगा pressure of air plus pressure of water that is present in the atmosphere. ये मेरे पास 760 गिवन है, ये एयर का प्रेशर हो गया और इधर वाटर का प्रेशर 24 हो गया। एयर मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, अगर ये कंडीशन अपन को गिवन है तो 760 माइनस 24 कर लूंगा, आई गॉट 736 mm। मतलब अगर आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और काफी सारा ह्यूमिडिटी है, तो मैं बता सकता हूं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना ह्यूमिडिटी होता है, 24 mm होता है वाटर का वेपर प्रेशर। तो एयर मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मतलब ड्राई एयर का प्रेशर कितना रहा होगा, 736। राइट, अब चेक करें एक दूसरे का। इट इज गिवन दैट टुडे at 25 degree centigrade, 30 डिग्री लेता हूं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड the humidity is 60%। ये अपन ने सुना हुआ है, आज 80% ह्यूमिडिटी, आज 60% ह्यूमिडिटी, ऐसे अपन ने ये वर्ड सुने हुए हैं। When atmospheric pressure is one atmosphere, ये मुझे कहना है। तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। लेकिन प्रेशर ऑफ वाटर को कितना कंसिडर करना है, 60%। वो क्यों, टोटल प्रेशर ऑफ वाटर में 24 mm तो तब अज्यूम करूंगा ना जब 100% ह्यूमिडिटी हो। आप ये तो 100% वाटर को अज्यूम कर रहे हो उसमें, अब ऐसे थोड़ी होता है, 100% ह्यूमिडिटी थोड़ी होती है, कभी 50% होता है, कभी 60% होता है, कभी 80% होता है, कभी शायद 90% जाए, 100% नहीं होता। तो क्या करेंगे अपन, ठीक है भाई, ये तो आपने मुझे 760 दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ एयर लिखूंगा मैं, और इसको मैं क्या करूंगा 24 का 60%। तो एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 60% इसको कंसीडर करना है। अच्छा, मतलब ह्यूमिडिटी अगर 100% कंसीडर करना है तो जो वेपर प्रेशर गिवन होता है प्योर लिक्विड का वही लेना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि आज 80% ह्यूमिडिटी है या 60% ह्यूमिडिटी है, तो जो परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी गिवन होगा मैं प्योर का उतना परसेंट वाटर का वेपर प्रेशर ले लूंगा। यस, दैट इज कॉल्ड, क्योंकि ये वैल्यू टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करती है, ये अपन ने देखा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हर एक टेम्परेचर पे इक्वल नहीं होता, वो टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अपन ये कर लेंगे भाई, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं,
दैट इज 760. प्रेशर ऑफ एयर आप बता दो भाई. सो प्रेशर ऑफ एयर इज दैट इज इक्वल टू 760 और माइनस कर लेंगे अपन, दैट इज 24 into 0.6 है 760. 24 into 0.6 कितना होगा? सो 24 into 6 144 डिवाइड बाय 10 14.4 ना. कर देते हैं सर. ये लो भाई, कितना प्रेशर ऑफ एयर आ गया आज. ये ह्यूमिडिटी और ये आपका ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट और डाल्टन्स लॉ वाला कंसेप्ट. आपका केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या फाइनल एग्जाम में? फाइनल एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या? अभी नहीं हुआ. कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ, अभी बाकी. आज ही था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये अपन ह्यूमिडिटी, अब इसके बाद अपन को शुरू करना है. ये हो गया, सार्थक का भी हो गया. ठीक है, चलो ठीक है. अब अपन इसके आगे बढ़ सकते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देख लेते हैं. मंडे को कौन सा टेस्ट है तुम्हारा? चलो इसमें अपन एक पार्ट और पढ़ते हैं. एक और एप्लीकेशन जैसे कि दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस करके. फोर्थ एप्लीकेशन ले लेंगे अपन, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस. गैसेस ऐसे 9th को फिजिक्स है, 7th 8th और 9th. ठीक है, मंडे को नहीं है. चलो ठीक है. तो शुरू करते हैं अपन मिक्सिंग ऑफ गैसेस. देख, अगर मेरे पास सपोज ऐसे इसमें अलग अलग टाइप के अपन ऐसे लिख लेते हैं. मान लो मेरे पास ऐसे के बने और गैसेस को मिक्स. सपोज मेरे पास ऐसे के बने, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन. ये 2 लीटर वेसल है, ये 1 लीटर वेसल है. इसमें O2 गैस है, O2 गैस, सो दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल. और टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 केल्विन. इसका भी टेम्परेचर मुझे 300 केल्विन गिवन है. और इसमें N2 गैस है अपने पास, दैट इज 0.3 मोल. नॉब बंद है. अपन से कहा गया कि जब नॉब ओपन करेंगे तो बताओ कितना प्रेशर होगा वेसल का. तो अपन कहेंगे भाई नॉब ओपन करोगे तो ऐसे करो, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन द नॉब इज ओपन. द टोटल प्रेशर व्हेन नॉब इज ओपन. जब अपन नॉब को ओपन करेंगे तो बताओ टोटल प्रेशर कितना आएगा, वो कैलकुलेट करके बताना. ठीक है भाई. अपन कहेंगे टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम ले लो, टोटल मोल्स ले लो. क्योंकि नॉब ओपन करने के बाद क्या, दोनों वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि गैस कहीं भी जा सकते हैं. आर ले लो और टेम्परेचर तो कांस्टेंट आपने दी ही हुआ. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, टोटल प्रेशर वो कैलकुलेट करना है. तो पी कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हो जाएगा नॉब ओपन करने के बाद 2 + 3, 2 + 1 3 हो जाएगा. और नंबर ऑफ मोल्स 0.1 + 0.3 हो जाएंगे, दोनों के मोल्स. आर हो जाएगा अपने लिए 1/12 और टेम्परेचर अपन को गिवन है 300. लो भैया, तो P विल बी इक्वल टू, अपन लिखेंगे इधर ये 4 है, ये 100 है और ये 0.4 है. तो अपन लिखेंगे दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100/4. ये कैंसिल करते हैं, ये 100 था, डिवाइड बाय 10 करते हैं तो ये कैंसिल हो गया. 10/3 अपना आंसर आ गया. सो 3.33 एटमॉस्फेयर अपना आंसर आ गया. ये लो भाई, ये अपना प्रेशर. किसी को डाउट है तो बोलो. इस टाइप से अपन को क्वेश्चन गिवन था. अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते. ठीक है.
ट्यूब का वॉल्यूम निगलेक्ट करना है, वो अपन को गिवन होगा कि वो निगलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन, एक एग्जांपल ये है, दूसरे इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इस टाइप से अपन कैलकुलेट। हो सकता है अपन से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 ही पूछ लें, हाँ तो इसको हटा देंगे ना, प्रेशर पूछ लेंगे, दोनों के मोल्स गिवन है तो अलग अलग प्रेशर बता सकता है, भाई टोटल प्रेशर आ गया दोनों का, मोल्स गिवन है, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर बताएं। अब मेरे पास एक वेसल है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर्स है, इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर्स। इसमें ना N2 गैस, टेम्परेचर मुझे गिवन था, प्रेशर भी गिवन था, और इसमें वैक्यूम। मुझसे कहा गया कैलकुलेट द प्रेशर इन ईच वेसल when the knob is open। तो अपन कहेंगे देखो ये वैक्यूम था, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, नॉब ओपन करोगे तो वॉल्यूम डबल हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हो गया, तो एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम डबल किया, प्रेशर को आधा कर दिया, हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपने लिए वेसल वन, ये वेसल 2, अब उसने अपन से कहा कैलकुलेट द प्रेशर इन द ईच वेसल व्हेन द नॉब इज ओपन एंड vessel 1 is kept in ice bath and vessel 2 in boiling water। अब अपन कहेंगे आपने क्वेश्चन को चेंज कर, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक बार पता है ये वेसल सारे क्लोज्ड, तो सबसे पहला काम करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है ये कैलकुलेट, प्रेशर कितना 2, वॉल्यूम कितना है 2, R और T कितना है 3, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब मुझे ये पता है कि आप इसको बॉइलिंग वाटर पर रखो, और इसको आइस बाथ में रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता है कि टोटल मोल्स इतने ही रहेंगे, इधर उधर मूव करें या जो भी है नॉब ओपन करने के बाद। अगर ये नॉब ओपन है तो दोनों में प्रेशर इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जहां गैस कम होगा उस तरफ अपने आप फ्लो करके चला जाएगा। फिर मान लो अपन रूम में एसी चला दें, दरवाजा खोल दें, तो क्या रूम ठंडा होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाहर जाएगा ना गैस, क्योंकि बाहर डेंसिटी ऑफ गैस कम है और रूम में डेंसिटी ऑफ गैस ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई जो मर्जी कर लो, टोटल मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, और ये वेसल 1 के मोल्स और ये वेसल 2 के मोल्स, ये तो 100% होगा, ये तो हमेशा कंजर्व, बस इसी कंजर्वेशन से अपन अपने क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन इंटरमिक्सिंग हो गया।
भाई नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे एक बार पता चल गए तो कितने भी वेसल रखो मैं सबको कंजर्व कर दूंगा। टोटल मोल्स कितना है? 300। अब नॉब ओपन करने के बाद वो फर्स्ट वेसल की बात करते हैं। प्रेशर कितना, इसका P1 V1 अपॉन R T1 लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं P2 V2 अपॉन R T2 लिखते हैं। ये तो हो गया 4 अपॉन 300 R। इसमें प्रेशर कितना होगा भाई, दोनों में प्रेशर इक्वल होगा, ये मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो गैस मूव करता रहेगा ना फिर, और गैस कब रुकेगा मूवमेंट, जब उसका प्रेशर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो मैं प्रेशर ले लेता हूं, वॉल्यूम कितना था उसका भी 2 लीटर है। इधर अगर वॉल्यूम डिफरेंट भी होते तो हमें फर्क नहीं पड़ता। इधर R और T1 कितना है 273, वो आइस पे रखोगे प्लस प्रेशर उतना ही रहेगा, वॉल्यूम 2 दे रखा है आपने, और डिवाइड बाय क्या कर लूं मैं, दैट इज 300 की जगह अब 373। P कैलकुलेट करना है, बाकी सब आपको पता है। इधर ये कॉमन ले लो, R कैंसिल हो जाएगा, 2 हटा देते हैं तो इधर 2 बचेगा, P कैलकुलेट कर दो। तो अपन क्या लिखेंगे, अपने पास जो इक्वेशन आया वो आया अपने पास 2/300 will be equal to P/273 plus P/370। लो भाई अपना आंसर, P कैलकुलेट करके अपना आंसर, ये आंसर है दोनों का, ये प्रेशर होगा दोनों का। कैसे कंजर्वेशन पढ़ेंगे अपन, अगर नॉब ओपन है तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा, तभी तो हमने टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट किया ना, दोनों वेसल में मिला के टोटल प्रेशर कितना होगा 3.3। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस टाइप की इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस में ये कंसेप्ट को अपन जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा ही वैलिड होगा ना, मोल्स थोड़ी चेंज हो सकते हैं। ये अपने पास इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस है, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम अपन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ग्राम्स लॉ को अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एग्जाम में भी गया। ठीक है, चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, क्लास कितने बजे तक है, पूछना भी शुरू कर दिया था मैं देख रही, चलो ठीक है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में कैसे हो सकता है, 0 थोड़ी, 273 लिया, 100 पे 373 नहीं ले सकते, हमेशा टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन फॉर ऑल कैलकुलेशंस। चलो बाय।